कौन सी ऐसी ईएलएसएस स्कीम्स है जिन्हें रिसेशन भी नहीं तोड़ पाया। सिर्फ एक हीरा हमारा यहाँ पे है जिसने 10 साल के पीरियड में भी एक बार नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ये दोनों मार्केट फॉल्स भी इस डेटा में इंक्लूडेड हैं, इसलिए तो आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। ये कौन सी स्कीम है? इसने 27 टाइम्स 3 ईयर पीरियड में नेगेटिव रिटर्न दिया है। हो सकता है आपने किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा हो जो मेरी रैंकिंग में येलो बैंड में आ रही थी या फिर इवन वर्स ऑरेंज बैंड में आ रही थी। इस वीडियो के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें। पहली, इस तरह का एनालिसिस आपको किसी और वेबसाइट या किसी और वीडियो में फ्री में नहीं मिलेगा। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकता हूँ। दूसरी, इस वीडियो में मैंने आपको बेस्ट स्कीम्स तो बताई है 3 साल के पीरियड के लिए, 5 साल के पीरियड के लिए और 10 साल के पीरियड के लिए। साथ ही साथ मैंने अपनी रैंकिंग की मेथड भी आपसे शेयर करी है और मैंने रैंक सिर्फ पिछले कुछ सालों का रिटर्न देख के नहीं किया है। आप जब मेरी रैंकिंग की मेथड देखेंगे तो आप खुद भी अपने ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे। मेरी मेथड बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड है। मैं वो नंबर्स कंसिडर करता हूँ जो आपके लिए एक्चुअली मैटर करते हैं। तो मैं आपको अपनी रैंकिंग्स विद प्रूफ अपनी एक्सेल अपने नंबर्स के साथ दिखाऊंगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि आपके लिए मेरी रैंकिंग की मेथड समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एक एजुकेटेड डिसीजन ले पाएंगे अपने ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। और पूरा वीडियो देखने का एक और फायदा है, वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर इस वीडियो के अंदर ही छुपा हुआ है। उस क्वेश्चन का अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको चांस मिल सकता है अपनी पर्सनल फाइनेंस क्वेरीज डिस्कस करने का मेरे साथ एक 1-on-1 सेशन। तो एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रीफली ईएलएसएस के बारे में। ईएलएसएस आपको पता ही होगा, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, इसलिए तो आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो ईएलएसएस एक टैक्स सेविंग स्कीम होती है, बट ईएलएसएस की सबसे खास बात ये होती है कि सारी टैक्स सेविंग स्कीम्स में से ईएलएसएस एक इकलौती टैक्स सेविंग स्कीम है जिसमें सिर्फ 3 साल का लॉक इन होता है। 5 ईयर एफडी में 5 साल का लॉक इन होता है, एनएससी में 5 साल का लॉक इन होता है, पीपीएफ में 15 साल का होता है, यूलिप में 5 साल का होता है। ईएलएसएस का लॉक इन सबसे कम होता है। और क्योंकि ईएलएसएस एक इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्ट होता है, ईएलएसएस में रिटर्न भी बहुत अच्छा मिल सकता है। जहां आपको एफडी कुछ 5% देगी, एनएससी आपको 6-7% दे देगी, पीपीएफ आपको 7-8% दे देगा, ईएलएसएस आपको 12, 15, 18, 20% तक रिटर्न्स भी दे सकती है। बट ईएलएसएस में रिटर्न बिल्कुल भी गारंटीड नहीं है। ईएलएसएस में रिस्क होती है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा रिस्क होती है। और 40 से ऊपर ईएलएसएस स्कीम्स है मार्केट में। तो कौन सी ईएलएसएस स्कीम्स है जो कम से कम रिस्क लेकर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देती है, ये फाइंड आउट करेंगे हम इस वीडियो में। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, मेरी रैंकिंग की मेथोडोलॉजी। देखिए, नॉर्मली जो वेबसाइट्स म्यूचुअल फंड स्कीम्स को रैंक करती है वो या तो लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे रैंक करती है, लास्ट 3 ईयर के, या लास्ट 5 ईयर्स, या फिर लास्ट 10 ईयर्स के। ये एक बहुत ही शैलो तरीका है म्यूचुअल फंड स्कीम्स को रैंक करने का। तो अगर आप सिर्फ लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखकर किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर देंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा परफॉर्म ना करे आगे। तो मेरा जो एनालिसिस है उसका ऑब्जेक्टिव ये देखना है कि कोई भी स्कीम कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करती है नहीं करती है। भले ही आपने 2007 में इन्वेस्ट किया हो, 2010 में इन्वेस्ट किया हो, 2014 में इन्वेस्ट किया हो, क्या स्कीम हर टाइम पर अच्छा परफॉर्म करी है? भले ही आपने जून में इन्वेस्ट किया हो, अप्रैल में इन्वेस्ट किया हो, दिसंबर में इन्वेस्ट किया हो, जनवरी में इन्वेस्ट किया हो, क्या उसके बाद भी स्कीम ने अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं किया है? कौन सी ऐसी ईएलएसएस स्कीम्स है जिन्हें रिसेशन भी नहीं तोड़ पाया? तो ये जानने के लिए सबसे पहले मैंने 3 टाइम फ्रेम्स डिफाइन किए, 3 साल, 5 साल और 10 साल। क्योंकि हो सकता है आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हो सकता है 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या हो सकता है आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो मैंने तीनों पीरियड्स के लिए अलग अलग एनालिसिस किया है, क्योंकि ऐसा भी है कि कुछ स्कीम्स 3 साल के लिए अच्छी नहीं है बट 10 साल के लिए अच्छी है। इसलिए हर इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए अलग अलग एनालिसिस करना जरूरी था। तो कोई स्कीम 3 साल के पीरियड में अच्छा परफॉर्म करती है या नहीं करती, ये जानने के लिए सबसे पहले तो मैंने सारी ईएलएसएस स्कीम्स का 1 अप्रैल 2006 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक का डेली एनएवी डेटा निकाला। तो लगभग टोटल 15 साल का डेटा मैंने निकाला है। अब देखिए, इन 15 सालों में आप 3 साल के लिए कभी भी इन्वेस्ट कर सकते थे, अप्रैल 2006 में करते, या फिर अप्रैल 2009 में करते, या फिर मार्च 2011 में करते, फरवरी 2014 में करते, मई 2018 में करते, या कभी भी कर सकते थे, राइट? 3 साल का पीरियड कभी भी हो सकता था इन 15 सालों में। तो इन 15 सालों में जितने भी पॉसिबल 3 ईयर पीरियड्स हो सकते थे मंथली गैप में, वो मैंने सारे डिफाइन किए हैं। जैसे आप इधर देख सकते हैं, मेरा पहला पीरियड है 1 अप्रैल 2006 से लेकर 31 मार्च 2009 तक। दूसरा है 1 मई 2006 से लेकर 30 अप्रैल 2009 तक। तीसरा जून 2006 से 31 मई 2009।
तो अज्यूमिंग कि आप किसी भी महीने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते थे, राइट। मैंने ऐसे सारे 3 साल के जितने भी पीरियड्स पॉसिबल हो सकते हैं वो डिफाइन किए हैं और इन सारे 3 ईयर पीरियड्स के लिए रिटर्न निकाला है कि हर केस में स्कीम क्या रिटर्न देती। तो आप देख सकते हैं जैसे आखिरी जो मेरा पीरियड है इधर वो है 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक। ऐसे टोटल मैंने 142 पीरियड्स लिए हैं, 142 3 ईयर पीरियड्स लिए हैं इन 15 सालों में। इन सारे पीरियड्स में हर एक स्कीम का रिटर्न निकाला है। तो ये काम करने का ऑब्जेक्टिव प्रिसाइजली ये देखना है कि भले ही आप किसी भी टाइम पर इन्वेस्ट करते, क्या स्कीम आपको अच्छा रिटर्न देती। इस पीरियड में अगर आप नोटिस करेंगे तो 2 बार रिसेशन आ चुका है, एक 2007-8 में और एक लास्ट ईयर जो आया था। तो ये दोनों मार्केट फॉल्स भी इस डेटा में इंक्लूडेड है। और यही काम मैंने 5 ईयर पीरियड्स के लिए भी किया है। जितने भी पॉसिबल 5 ईयर इन्वेस्टमेंट पीरियड्स हो सकते थे इन 15 सालों में मैंने मंथली गैप में डिफाइन किए। जैसे पहला है मेरा अप्रैल 2006 से लेकर 31 मार्च 2011 तक, दूसरा आएगा मई 2006 से लेकर अप्रैल 2011 तक। उसी के साथ मेरा जो लास्ट 5 ईयर पीरियड है वो आता है जनवरी 2016 से लेकर दिसंबर 2020 तक। तो इन टोटल जो मेरे 5 ईयर पीरियड्स हैं वो है 118 5 ईयर पीरियड्स। 118 5 ईयर पीरियड्स के लिए मैंने हर एक ELSS स्कीम का रिटर्न कैलकुलेट किया है। सिमिलरली ये काम मैंने 10 ईयर पीरियड के लिए भी किया है। मेरा पहला 10 ईयर पीरियड जो है वो है अप्रैल 2006 से लेकर मार्च 2016 तक, और जो मेरा लास्ट 10 ईयर पीरियड है वो है जनवरी 2011 से लेकर 31 दिसंबर 2020। इस तरह के जो मेरे टोटल 10 ईयर पीरियड्स मैंने लिए हैं वो है 58। तो 58 टोटल 10 ईयर पीरियड्स के लिए मैंने हर एक ELSS स्कीम का रिटर्न निकाला है। और ये सारे नंबर्स कैलकुलेट करने के बाद मैंने ये देखा कि हर एक स्कीम का हर एक पीरियड के लिए एवरेज रिटर्न कितना रहा है। जैसे कोई स्कीम 3 ईयर पीरियड के लिए ऑन एवरेज कितना रिटर्न दे रही है, 5 ईयर के लिए कितना रिटर्न दे रही है एवरेज, 10 ईयर के लिए कितना रिटर्न दे रही है। बट सिर्फ रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, रिस्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और रिस्क निकालने के लिए मैंने इन रिटर्न्स का डिविएशन मेजर किया है, कितना फ्लक्चुएट हो रही है स्कीम, 3 ईयर पीरियड में कितना फ्लक्चुएट हो रही है, 5 ईयर पीरियड में कितना फ्लक्चुएट हो रही है, 10 ईयर पीरियड में कितना फ्लक्चुएट हो रही है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर जो मैंने आपके लिए निकाला है वो ये निकाला है कि 3 ईयर पीरियड में स्कीम ने कितनी बार नेगेटिव रिटर्न दिया है, कितनी बार आप अपना प्रिंसिपल खो बैठते हैं। 5 ईयर पीरियड में कितनी बार स्कीम नेगेटिव गई है, 10 ईयर पीरियड में स्कीम कितनी बार नेगेटिव गई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, ध्यान से देखिएगा हर एक स्कीम के लिए। तो आइए इस बेसिस पर देखते हैं मेरे 3 ईयर रैंकिंग के रिजल्ट्स को। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपको यहाँ पे रेगुलर प्लान्स दिखेंगे। मैंने रेगुलर प्लान्स का डेटा लेके एनालाइज किया है क्योंकि 2013 के पहले डायरेक्ट प्लान्स होते ही नहीं थे, तो पूरा डेटा सेट लेने के लिए मुझे रेगुलर प्लान्स लेना पड़े। बट इन्वेस्ट करते टाइम आपको डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करना है ताकि आपका एक्सपेंस रेशियो कम लगे, आपको कमीशन नहीं देना पड़े। तो आप मेरे कर्सर या फिर जो ब्लैक कलर का सेल हाईलाइट होता जा रहा है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये है मेरे 3 ईयर रैंकिंग के रिजल्ट्स। जो ग्रीन बैंड आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर्ड सेल्स जो दिख रहे हैं, ग्रीन कलर्स की स्कीम्स जो हैं वो बाकी सारी स्कीम से अच्छी है, टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं। येलो वाली उनसे थोड़ी नीचे है, सेकंड बैंड में है। और ऑरेंज वाली वो स्कीम से जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो आप अगर देखेंगे तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी इज द फर्स्ट रैंक स्कीम फॉर 3 ईयर पीरियड, ओके, जिसका एवरेज रिटर्न फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स रहा है 17.86%। इन्वेस्को इंडिया का रहा है 15.06%, जो मेरी रैंकिंग में सेकंड नंबर पे है। मेरी रैंकिंग सिर्फ रिटर्न की बेसिस पर नहीं है, मैं आपको और भी नंबर्स बताऊंगा अभी। BNP पारिबस 14%, कैनरा रोबेको 13%, मीरे एसेट ऑलमोस्ट 12.6%। आप ये देखेंगे कि DSP का रिटर्न 14% रहा है एवरेज, ICICI का 14.25 और IDFC का ही अराउंड 14% रहा है। बट ये मेरे येलो बैंड में है, ये मेरे फर्स्ट बैंड में नहीं है। इनकी रैंक मेरी लिस्ट में हाई क्यों नहीं है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ अपना अगला नंबर जो है डिविएशन। अपने एवरेज से इन स्कीम्स का रिटर्न कितना डिविएट किया है, ये एक रिस्क का बहुत अच्छा मेजर होता है। तो आप अगर देखेंगे तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का जो डिविएशन रहा है वो 9.24% रहा है, बट एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का रिटर्न भी एक्सेप्शनली हायर है बाकी सारी स्कीम से। इन्वेस्को इंडिया का ऑलमोस्ट 8% डिविएशन रहा है 3 साल के पीरियड में, BNP पारिबस का 8.3%, कैनरा और मीरे का ऑलमोस्ट 6.5%। बट जब आप डिविएशन देखते हैं DSP का, ICICI का और IDFC का, ये ऑलमोस्ट 9% के आसपास है। इसी के कारण इनकी रैंकिंग मेरी लिस्ट में पीछे हो गई। और सिर्फ ये एक रीज़न नहीं, मैंने आपको बताया था ना, मैंने एक तीसरा नंबर भी मेजर किया है कि कितने ऐसे पीरियड्स थे इन 3 ईयर पीरियड्स में
जिनमें इन स्कीम्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, उसका काउंट मैं आपको बताता हूँ। तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी के लिए मेरे पास 97 ऐसे 3 ईयर पीरियड्स थे, उसमें से एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ने एक भी बार नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। कोई भी 3 ईयर पीरियड हम एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी की हिस्ट्री में उठा ले, उसमें एक भी बार नेगेटिव रिटर्न नहीं मिला है। इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान में 132 मेरे पास 3 ईयर पीरियड्स थे, उसमें से इन्वेस्को इंडिया ने 3 बार नेगेटिव रिटर्न दिया है। बीएनपी पारिबस के लिए मेरे पास 87 3 ईयर पीरियड्स थे, जिसमें से उसने एक बार नेगेटिव रिटर्न दिया है। कैनरा रोबेको के मेरे पास 107 3 ईयर पीरियड्स थे, जिसमें से उसने एक बार नेगेटिव रिटर्न दिया है। मीरे एसेट काफ़ी नया फंड है, उसके 25 3 ईयर पीरियड्स थे मेरे पास, उसमें से उसने एक भी बार नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। बट इट्स टू क्विक टू जज। अब वहीं आप डीएसपी, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी, एचडीएफसी की बात करते हैं, तो इनके जो नेगेटिव रिटर्न के काउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी स्कीम्स दैट आर देयर इन माई फर्स्ट बैंड, जो ग्रीन बैंड में मेरी स्कीम्स है। तो ये नेगेटिव रिटर्न्स का काउंट, डेविएशन और रिटर्न, इन तीनों को मिला के मैंने स्कीम्स को रैंक किया है, और इसीलिए ये सारी स्कीम्स जो येलो वाली वो पीछे आ रही है डिस्पाइट देयर हायर रिटर्न्स, क्योंकि इनमें पैसा लूज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर इनका डिविएशन ज़्यादा है। और फाइनेंस में एक बहुत कॉमन टर्म होता है, उसे बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। पर यूनिट ऑफ रिस्क टेकन स्कीम कितना रिटर्न दे रही है, इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे मेजर्स होते हैं, जैसे शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो। बेसिकली यही मेजर करते हैं कि पर यूनिट ऑफ रिस्क स्कीम आपका कितना रिटर्न दे रही है। मैंने एक इंडिकेटिव नंबर आपके लिए बहुत सिंपल सा नंबर कैलकुलेट करके इधर बताया है। इस नंबर का एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई मतलब नहीं है, इट्स जस्ट अ रिलेटिव नंबर टू कंपेयर कि एक स्कीम पर यूनिट ऑफ रिस्क कितना रिटर्न दे रही है। जितना ज़्यादा ये नंबर होगा उतनी बेटर स्कीम होगी। तो इस नंबर को मैंने कैलकुलेट किया है रिटर्न डिवाइडेड बाय रिस्क, मतलब ये जो एवरेज 3 ईयर रिटर्न मैंने निकाला, इसको मैंने डिवाइड किया उस स्कीम के डिविएशन से। तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का है ये 1.93, इन्वेस्को का 1.89, बीएनपी पारबस का 1.72, कैनरा का हाईएस्ट है 2.0, मीरे का 1.95। अब इसके नीचे जो मेरी येलो बैंड में स्कीम्स है उनका एकदम शार्पली ड्रॉप हो जाता है ये नंबर, इसलिए भी ये स्कीम्स मेरे दूसरे बैंड में चली गई, येलो बैंड में चली गई है। और ये येलो बैंड कंटिन्यू होता है थोड़ा और आगे तक 1.4 तक, 1.41 तक, और उसके बाद मेरा ऑरेंज बैंड चालू हो जाता है जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्कीम्स रही है 3 ईयर पीरियड में। उनका या तो रिटर्न टू रिस्क रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, या फिर उनका एवरेज रिटर्न कम है, या फिर डिविएशन बहुत ज़्यादा है, या फिर उन्होंने जो नेगेटिव रिटर्न दिया है वो काफ़ी सारे 3 ईयर पीरियड्स में नेगेटिव रिटर्न दिया है। जैसे आप देखें निपॉन इंडिया 17 बार नेगेटिव रिटर्न दिया 3 ईयर पीरियड में, एचडीएफसी टैक्स सेवर ने 16 बार, ये कौन सी स्कीम है, इसने 27 टाइम्स 3 ईयर पीरियड में नेगेटिव रिटर्न दिया है। क्वान टैक्स प्लान ने 45 टाइम्स नेगेटिव रिटर्न दिया है 3 ईयर पीरियड्स में। तो इसलिए स्कीम्स मेरे लिस्ट में बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है 3 ईयर रैंकिंग्स में। तो एक बार मैं ये रैंकिंग्स आपके लिए स्क्रॉल कर देता हूँ, ताकि अगर आपने इनमें से किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको उसकी स्टैंडिंग पता लग जाए। आप चाहे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में देख सकते हैं, ताकि आप अपनी स्कीम स्पॉट कर पाए इधर। अब देखिए, ये तो होगी परफॉर्मेंस की कंसिस्टेंसी के बेसिस पे रैंकिंग, बट आपको और भी फैक्टर्स कंसिडर करने इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के पहले। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सपेंस रेशियो, कितना पैसा आपका हर साल स्कीम के मेंटेनेंस के लिए कट रहा है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में 0.72% एक्सपेंस रेशियो है, इन्वेस्को इंडिया में 0.9% है, बीएनपी पारिबस में 1.13% है। देखिए, इक्विटी स्कीम्स के लिए एक जो थंब रूल होता है मेरा, डायरेक्ट प्लान्स में अगर 1% के ऊपर एक्सपेंस रेशियो अगर आपका किसी भी स्कीम का जाता है, सो दैट इज क्वेश्चनेबल। 1% के अगर अंदर एक्सपेंस रेशियो है तो आप उस स्कीम के साथ जा सकते हैं। इसलिए बीएनपी पारिबस में आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा इधर, क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ऑन दी हायर साइड है। कैनरा रोबेको का ऑलमोस्ट 1% है, सो इट्स फाइन, और मीरे एसेट का तो काफ़ी कम है, सो इट्स वेरी गुड। मेरे पास वैसे तो रेगुलर प्लान्स के भी एक्सपेंस रेशियो हैं, बट आप रेगुलर प्लान्स में क्यों ही इन्वेस्ट करेंगे। रेगुलर प्लान्स में अगर आप गलती से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2% के ऊपर अगर एक्सपेंस रेशियो है देन दैट इज क्वेश्चनेबल। तो 2% के अंदर आपको एक्सपेंस रेशियो रखना है अपने रेगुलर प्लान का। जैसे इधर इन्वेस्को का ऊपर चला गया रेगुलर प्लान में, बीएनपी और कैनरा का काफ़ी ज़्यादा हाई है, मीरे का अंडर कंट्रोल है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ये देखना है कि स्कीम्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कितने हैं। जितना ज़्यादा पैसा स्कीम में लगा हुआ है, मतलब उतना ज़्यादा लोग कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं उस स्कीम में। और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का एयूएम हाईएस्ट है, 17,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में। इन्वेस्को इंडिया में कम है, उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी के कंपैरिजन में, 1377 करोड़ है।
BNP पारिबस में काफ़ी ज़्यादा कम है, बहुत कम AUM है BNP पारिबस का 476 करोड़ से, सो यू माइट वांट टू अवॉइड द स्कीम। कैनेरा रोबेको का 1500 करोड़ से। मीरे एसेट का भी AUM काफ़ी अच्छा है 5751 करोड़ से। तो मीरे एसेट रैंक तो कर गई है मेरे 3 ईयर पीरियड्स में, जस्ट दैट इसके डेटा पॉइंट्स कम थे, बट AUM वाइज द स्कीम इज डूइंग गुड। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है स्कीम का डायरेक्ट प्लान का, जो बहुत अच्छी बात है। और लास्ट फैक्टर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्कीम में पैसा डालने से पहले, वो ये देखना कि वो स्कीम अल्टीमेटली किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, क्या पोर्टफोलियो कंपोजिशन है उस स्कीम का, क्या वो पोर्टफोलियो कंपोजिशन आपके गोल्स या आपके रिस्क के हिसाब से सूटेबल है या नहीं है, राइट। तो वो अगर हम देखें तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में 82% पैसा लगभग लार्ज कैप स्टॉक्स में, 13% मिड कैप में और 5% स्मॉल कैप में है। इन्वेस्को में 65% लार्ज कैप में, 25 मिड कैप में और 10% स्मॉल कैप में। इसका मतलब इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान ज़्यादा रिस्क ले रहा है एज कम्पेयर टू एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का मेजॉरिटी ऑफ द पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ है, जो काफ़ी स्टेबल कंपनीज होती है, तो रिस्क एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में अभी कम है एज कम्पेयर टू इन्वेस्को इंडिया। BNP पारिबस में लगभग 72% पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ है, 18% मिड कैप और 10% स्मॉल कैप में। Slightly riskier than Axis long-term equity, but less riskier than Invesco India in those terms. Canara Robeco is almost same as BNP Paribas, और Mirae Asset is almost same as BNP Paribas. 72% आपका लगभग लार्ज कैप में, 19% मिड कैप में, 9% स्मॉल कैप में। तो पोर्टफोलियो के बेसिस पे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी इज द सेफेस्ट स्कीम है, क्योंकि उसका मेजॉरिटी ऑफ द पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ है। तो प्लीज़ इस फैक्टर को भी ध्यान में रखिए। आप अगर ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं और आपको ELSS में डालना ही है पैसा, तो उन स्कीम्स में डालें जिनका लार्ज कैप कंपोजिशन ज़्यादा हो। तो देखिए, हमने 3 ईयर रैंकिंग समझ ली, इसी बेसिस पर हम फटाफट देखेंगे 5 ईयर रैंकिंग और 10 ईयर रैंकिंग। अब मैं आपको इतने डिटेल में सारी चीज़ें नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे नंबर समझा चुका हूँ कि मैंने कौन सा नंबर किस पर्पज़ के लिए कैलकुलेट किया है। तो ये देखिए मेरी 5 ईयर रैंकिंग्स। इसमें अब आप देखेंगे कि मैंने ग्रीन के भी 2 बैंड्स बना दिए हैं, एक थोड़ा लाइट ग्रीन है, एक थोड़ा डार्क ग्रीन है। वो इसलिए क्योंकि जो पहली टॉप 2 स्कीम्स आई है, those were exceptionally better than the other schemes in my other green band। बट अब मान लीजिए कि ग्रीन के दोनों शेड टॉप बैंड में ही है। उसके बाद कुछ स्कीम्स मेरे येलो बैंड में जो इतनी अच्छी नहीं करी है, इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म जिन्होंने नहीं किया है 5 ईयर पीरियड में, और एज यूजुअल काफ़ी सारी स्कीम्स ऑरेंज बैंड में जिन्होंने 5 ईयर पीरियड में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी इज स्टिल द फर्स्ट रैंक स्कीम इन माई लिस्ट, फॉलोड बाय इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान, कैनरा रोबेको, IDFC टैक्स एडवांटेज। अब यहाँ पे कुछ नई एंट्रीज भी हुई है, आदित्य बिरला, BNP पारिबस, ICICI की भी एंट्री हो गई है, इधर BOI की भी हो गई है, DSP टैक्स सेवर की हुई है, एडलवाइस की हुई है, फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड की हुई है। अब देखिए, जैसे मैं बोल रहा था कि ये स्कीम्स 3 साल के पीरियड की इतनी अच्छी नहीं थी, बट 5 ईयर्स में इन्होंने थोड़ा कंसिस्टेंटली रिटर्न दिया है, इसलिए ये मेरे 5 ईयर पीरियड की रैंकिंग्स में ऊपर आ पाई है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का 5 ईयर पीरियड्स में जो एवरेज रिटर्न रहा है वो 18.7% रहा है, इन्वेस्को इंडिया का 15%, कैनरा का 13%, IDFC का 15%, आदित्य बिरला का भी 15%, BNP का ऑलमोस्ट 14%, ICICI का 14%, BOI का 13%, 14% DSP का और एडलवाइस का 13%, फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड का ऑलमोस्ट 14%। बट सिर्फ रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं डिविएशन की बात करूँ तो एक्सिस का डिविएशन 5.6% रहा है, इन्वेस्को का 5.27%, कैनरा का लगभग 4%। तो जितने भी टॉप बैंड में मेरी स्कीम्स हैं, इनका डिविएशन लगभग 4% के आसपास रहा है। और रिटर्न टू रिस्क रेशियो जो है मेरा टॉप बैंड वाली स्कीम्स का, जो ग्रीन स्कीम्स का रिटर्न टू रिस्क रेशियो है, वो मेरी बाकी स्कीम से ऑन एवरेज हायर है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये देखना कि आपकी स्कीम्स 5 ईयर पीरियड में कितनी बार नेगेटिव रिटर्न देखती, वो नंबर अगर हम देखें तो अगेन एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ने किसी भी 5 ईयर पीरियड में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। इनफैक्ट इन्वेस्को ने भी 5 ईयर में नहीं दिया है, कैनरा ने नहीं दिया है। हम वो देख लेते हैं जिन स्कीम्स ने दिया है। IDFC ने एक बार दिया है, DSP ने एक बार, एडलवाइस ने एक बार और फ्रैंकलिन ने एक बार। तो आपने एक स्टार्क डिफरेंस देखा, जैसे हम 5 ईयर पीरियड पे आए, काफ़ी सारी स्कीम्स ऐसी हो गई जिन्होंने एक भी 5 ईयर पीरियड में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि 5 ईयर पीरियड इज बेटर फॉर इन्वेस्टिंग इन ELSS एज कम्पेयर टू 3 ईयर्स, क्योंकि 3 ईयर्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होते हैं, ज़्यादा ऐसी स्कीम्स होती है जो नेगेटिव रिटर्न भी दे सकती है, बट 5 ईयर में काफ़ी सारी स्कीम्स स्टेबल हो जाती है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी तो 3 ईयर पीरियड में भी स्टेबल था, बट बाकी काफ़ी सारी स्कीम्स 3 ईयर पीरियड में इतनी स्टेबल नहीं थी, उन्होंने कभी ना कभी तो नेगेटिव रिटर्न दिया ही था किसी न किसी 3 ईयर पीरियड में। बट 5 ईयर पीरियड में काफ़ी सारी स्कीम्स ने कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है।
अब हम बात करते हैं हमारे एक्सपेंस रेशियो की। एक्सपेंस रेशियो हमने एक्सिस और इन्वेस्को का तो देख ही लिया था। इधर जो रेड फ्लैग्स हैं, आईसीआईसीआई का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई है 1.31%। सो बेस्ड ऑन एक्सपेंस रेशियो आई एम नॉट रिकमेंडेड टू गो विद आईसीआईसीआई, काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट बीओआई का भी एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा है 1.51%, जो एक डायरेक्ट प्लान के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जब एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी 0.72% के एक्सपेंस रेशियो पे अच्छा काम कर पा रहा है तो बाकी स्कीम्स क्यों नहीं कर पा रही है? तो इसलिए आप अवॉइड कर सकते हैं। जहाँ भी आपको ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो दे रहा है वो स्कीम्स कम एक्सपेंस रेशियो में भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है। जहाँ तक बात है एयूएम की, एक्सिस का हम देख ही चुके हैं। आदित्य बिरला का भी एयूएम काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लोग ट्रस्ट कर रहे हैं आदित्य बिरला की स्कीम पर। इनफैक्ट आपका आईसीआईसीआई का भी एयूएम बहुत ज़्यादा है। आईसीआईसीआई का तो ब्रांड नेम भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए भी काफ़ी लोग उसको सिर्फ आईसीआईसीआई के ब्रांड नेम पे ट्रस्ट करते हैं। बट इधर इस पर्टिकुलर स्कीम में एक्सपेंस रेशियो इज़ प्रिटी हाई, सो यू माइट वांट टू अवॉइड दैट। बीओआई का एयूएम काफ़ी ज़्यादा कम है, सो ट्रस्ट फैक्टर बीओआई का अच्छा नहीं है, सो यू माइट वांट टू अवॉइड बीओआई ऑन बेसिस ऑफ दिस। बाकी आपका डीएसपी, एडलवाइस और फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड, इनका एयूएम भी काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी सारा पैसा मैनेज कर रहे हैं ये लोग भी, सो दैट वे इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इनके पोर्टफोलियो की। एक्सिस का तो हम देख ही चुके थे, मेजॉरिटी ऑफ द पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ है। हम और स्कीम्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिनका लार्ज कैप में लगा हुआ है, वो है बीएनपी, आईसीआईसीआई और आपकी फ्रैंकलिन इंडिया। इनफैक्ट डीएसपी और एडलवाइस का भी ऑलमोस्ट 70% के आसपास लार्ज कैप में लगा हुआ है। बट आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की स्कीम दिखती है क्योंकि इसका जो 51% पैसा है वही सिर्फ लार्ज कैप में है। अपार्ट फ्रॉम दैट 25 ऑलमोस्ट स्मॉल और मिड कैप में लगा हुआ है, तो उस हिसाब से स्कीम बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। तो आप इस स्कीम में पैसा जब भी डालें जब आप मिड कैप और स्मॉल कैप के रिस्क को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इनफैक्ट आदित्य बिरला में भी सिर्फ 45% पैसा लार्ज कैप में, 45% पैसा मिड कैप में अभी और 10% पैसा स्मॉल कैप में, तो ये भी एज कम्पेयर टू एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाती है। इनफैक्ट बीओआई भी 48% लार्ज कैप, 43 इन मिड कैप एंड 9% इन स्मॉल कैप, सो दैट्स ऑल्सो वेरी रिस्की। तो ये फैक्टर्स प्लीज़ ध्यान में रखिए। तो अब बात करते हैं मेरी 10 ईयर रैंकिंग्स की। इसमें भी मैंने ग्रीन के 2 बैंड्स बना रखे हैं, एक लाइट ग्रीन है, एक डार्क ग्रीन है। लाइट ग्रीन में सिर्फ एक स्कीम है जो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, बिकॉज एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी हैज़ डन एक्सेप्शनली बेटर देन ऑल द अदर स्कीम्स इन माई dark green band, but all these schemes in green bands are better than all the other schemes in yellow band और orange band। अब एक चीज़ आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरी स्कीम्स जो है 28 हो गई है। मेरी 3 ईयर रैंकिंग में स्कीम्स जो थी 40 थी, 5 ईयर में 35 थी, 10 ईयर में और कम हो गई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सारी स्कीम्स हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती थी। काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स थी जिनमें 10 साल का कोई भी पीरियड नहीं था। मैं 10 साल का कोई रिटर्न कैलकुलेट कर ही नहीं सकता था क्योंकि वो स्कीम्स नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन स्कीम्स को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ या वो स्कीम्स बेकार है, जस्ट दैट मेरे पास उन स्कीम्स को एनालाइज करने के लिए डेटा नहीं था। जो मेथड मैंने अपनाई है उस मेथड से मैं उन स्कीम्स को रैंक नहीं कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल मेरे एसेट टैक्स सेवर, ये स्कीम काफ़ी नई है। ये ना तो मेरी 5 ईयर रैंकिंग्स में आ पाई, ना मेरी 10 ईयर रैंकिंग्स में आ पाई, क्योंकि मेरे पास 5 ईयर और 10 ईयर का डेटा ही नहीं था। हो सकता है ये स्कीम 5 ईयर और 10 ईयर के लिए भी अच्छी हो, बट मेरे पास डेटा नहीं था, इसलिए मैं आपको ये स्कीम बता नहीं पा रहा हूँ इस एनालिसिस में। बट मेरे से 3 ईयर पीरियड में तो आई है, तो एटलीस्ट 3 ईयर के लिए तो वो स्कीम अच्छी है, मैं अपने प्रोसेस के हिसाब से बता सकता हूँ। तो देखिए 10 ईयर पीरियड में मेरे पास 5 स्कीम्स अपने टॉप ग्रीन बैंड में, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान, डीएसपी टैक्स सेवर, फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी। एवरेज 10 ईयर पीरियड रिटर्न की अगर हम बात करें तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का वो 15.17% रहा है, इन्वेस्को का भी ऑलमोस्ट 15% है, डीएसपी का लगभग 14% है, फ्रैंकलिन इंडिया का 13.6%, आईसीआईसीआई का 14.23%। उसके बाद एवरेज रिटर्न थोड़े कम होना चालू हो जाते हैं। अब डिविएशन का नंबर देखिए, कहाँ तो हम 3 ईयर पीरियड में 8%, 9% डिविएशन देख रहे थे, और जब 10 ईयर की बात आई हमारा डिविएशन आ गया 1.39%। एक्सिस का जो डिविएशन है 1.39% है। इन्वेस्को इंडिया का भी कम हो गया है, 3% के आसपास है, डीएसपी का 2.75%, फ्रैंकलिन का 2.79%, आईसीआईसीआई का 3.15%। एक्सिस का डिविएशन सबसे कम है, इसलिए एक्सिस मेरा लाइट ग्रीन बैंड में है इन सबसे ऊपर, क्योंकि उसका डिविएशन एक्सेप्शनली लो है बाकी स्कीम्स के कंपैरिजन में। इसी कारण जो रिटर्न टू रिस्क रेशियो होता है एक्सिस का, वो भी
काफ़ी हाई हो गया है बाकी स्कीम्स के कंपैरिजन में। देखिए 10.87 है, जहाँ इन्वेस्को का वो 5.2 है, 5 है डीएसपी का और 5 ऑलमोस्ट आपका फ्रैंकलिन आईसीआईसीआई का भी है। और जहाँ तक बात है नेगेटिव रिटर्न्स देने की, इनमें से कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसने 10 ईयर पीरियड में कभी भी नेगेटिव रिटर्न दिया हो। एक्सिस के मेरे पास 13 10 ईयर पीरियड्स थे, इन्वेस्को के 48, डीएसपी के 48, फ्रैंकलिन और आईसीआईसीआई के 57 10 ईयर पीरियड्स थे। इन सारे पीरियड्स में, सारे 10 ईयर पीरियड्स में इन पांचों स्कीम्स ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। इनफैक्ट आप मेरी येलो बैंड वाली स्कीम्स देखेंगे, उन्होंने भी कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। मतलब स्कीम्स भले अच्छा रिटर्न नहीं दे रही, बट एटलीस्ट उन्होंने पैसा नहीं डुबाया 10 साल के अंदर। इनफैक्ट ऑरेंज बैंड में भी मैक्सिमम स्कीम्स ने कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। सिर्फ एक हीरा हमारा यहाँ पे है जिसने 10 साल के पीरियड में भी एक बार नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि किसी ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया तो फिर सारी स्कीम्स ग्रीन बैंड में क्यों नहीं है? वो है उनका रिटर्न के कारण। अगर आप रिटर्न देखेंगे तो वो कम होता जा रहा है। जैसे जहाँ एक्सिस आपको 15% रिटर्न दे रहा है, ये आपको 11% दे रही है, 12 दे रही है, 12, 13, और इनका डिविएशन भी बढ़ता जा रहा है। तो रिटर्न टू रिस्क का जो रेशियो है वो कम होता जा रहा है। तो आप एक सब पर स्कीम में क्यों इन्वेस्ट करेंगे जब आपके पास बेटर ऑप्शन मिल रहे हैं? जो स्कीम आपको अगर कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न दे रही, तो वही तो हमको चाहिए। तो बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। एक्सिस और इन्वेस्को का तो आपको पता ही है, डीएसपी का 0.85% है, दैट इज ऑल्सो फाइन। और फ्रैंकलिन का 1.05% है, दैट्स फाइन। आईसीआईसीआई का थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंस रेशियो आई वुड पर्सनली वांट टू अवॉइड दिस स्कीम, क्योंकि मेरे पास सब बेटर ऑप्शन है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्को को छोड़ के बाकी सारी स्कीम्स का एयूएम कंसिडरेबल है, इट्स सफिशिएंट। और जहाँ तक बात है पोर्टफोलियो की, एक्सिस का तो आपको पता ही 80% पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ है, आईसीआईसीआई का भी 77% लार्ज कैप में है, इनफैक्ट फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड का भी 71% लार्ज कैप में है। तो इन्वेस्को और डीएसपी ये थोड़े रिलेटिवली ज़्यादा रिस्की हैं एज कम्पेयर टू एक्सिस, फ्रैंकलिन या फिर आईसीआईसीआई, क्योंकि इनका ज़्यादा पैसा मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में लगा हुआ है। तो गाइज ये तो थी मेरी रैंकिंग 3 साल के लिए, 5 साल के लिए और 10 साल के लिए ईएलएसएस फंड्स के उनके रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी के बेसिस पे। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि किस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो क्या है, उनका पोर्टफोलियो कंपोजिशन क्या है, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपके गोल्स और आपके रिस्क टेकिंग एपेटाइट के हिसाब से कौन सी अच्छी ईएलएसएस स्कीम आपके लिए फिट बैठती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। इनमें से 3 फंड्स के मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न हर पीरियड के लिए, 3 साल के लिए मिनिमम मैक्सिमम कितना रहा है, 5 साल के लिए मिनिमम मैक्सिमम कितना रहा है और 10 साल के लिए मिनिमम मैक्सिमम कितना रहा है। तो मैंने 3 फंड्स लिए हैं, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी और इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान जो टॉप 2 में आ रहे थे मेरे, और क्वांट टैक्स प्लान जो कंसिस्टेंटली बॉटम 2 में आ रहा था मेरी रैंकिंग्स में। तो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में जितने भी मैंने 3 ईयर पीरियड्स लिए थे, उनमें से जो मिनिमम रिटर्न था किसी भी 3 ईयर पीरियड के लिए वो था 3.74%। इन्वेस्को इंडिया में वो -0.79% गया है और हमारे क्वांट टैक्स प्लान में -16% तक गया 3 ईयर पीरियड का रिटर्न। वहीं मैक्सिमम देखेंगे तो तीनों का ऑलमोस्ट 30s में है, एक्सिस का 37% है, इन्वेस्को का 31% है, क्वांट का 34% है। अब जब हम 5 ईयर के पीरियड पे आते हैं, 5 ईयर में मिनिमम थोड़ा सा बढ़ गया, एक्सिस में 4.16% है, इन्वेस्को में पॉजिटिव हो गया, इन्वेस्को 5 ईयर पीरियड में नेगेटिव नहीं गया, 2.27% गया है मिनिमम। क्वांट का एज यूजुअल -12.81%, जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव, मतलब 5 साल में भी आपका पैसा डूब सकता था। 5 ईयर मैक्सिमम देखिए अब 30s की रेंज में नहीं बचा है, वो 20s की रेंज में आ गया है। एक्सिस का 26.99%, इन्वेस्को का 25% और क्वांट का 25.78%। अब सबसे इंटरेस्टिंग फिगर 10 ईयर का, एक्सिस का अगर आप देखेंगे 10 ईयर्स के पीरियड में मिनिमम रिटर्न ही 13.41% रहा है, इन्वेस्को का भी ऑलमोस्ट 10% रहा है, क्वांट का चलो पॉजिटिव तो आया 2.43% पे पहुंचा है। 10 ईयर मैक्सिमम एक्सिस का रहा है 17.5%, इन्वेस्को का लगभग 21% और क्वांट का मैक्सिमम रहा है 13.72%, जो एक्सिस का मिनिमम रहा है 10 ईयर पीरियड में। तो मेरा आपको ये दिखाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मिनिमम और मैक्सिमम में गैप कम होता जा रहा है, मतलब डिविएशन कम होता जा रहा है, मतलब रिस्क कम होती जा रही है। 3 साल में गैप जो है, कोई भी स्कीम थी अच्छी से अच्छी स्कीम में भी गैप काफ़ी ज़्यादा था, मतलब 3.74% और 37.64% में भी जो गैप है वो ऑलमोस्ट 33% का, जो काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। वहीं वो गैप बच के रह गया 3 से 4% का 10 ईयर पीरियड में। तो भली स्कीम कितनी भी अच्छी हो, डिविएशन रहेगा 3 साल के पीरियड में। जैसे जैसे आप ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे इन्वेस्टमेंट का, वैसे वैसे डिविएशन कम होता जाएगा।
और एक चीज़ जिससे हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं वो होते हैं लास्ट 1 ईयर या लास्ट 3 ईयर या लास्ट 5 ईयर के रिटर्न्स। स्पेशली लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वेबसाइट्स आपको एट दी फर्स्ट ग्लांस लास्ट 1 ईयर की ही रिटर्न दिखाती है। तो मैं भी आपको लास्ट 1 ईयर के रिटर्न दिखाता हूँ और आप उसमें से ये देख के बताइए कि वो स्कीम अच्छी है या नहीं है। तो लास्ट 1 ईयर का अगर हम रिटर्न देखें तो उसमें सबसे ऊपर आती है क्वांट टैक्स प्लान, जिसने लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया है 72.52% का। और मेरी सारी रैंकिंग्स में क्वांट टैक्स प्लान कंसिस्टेंटली नीचे था, काफ़ी नीचे था, बॉटम 2 में ऑलमोस्ट हमेशा। अब इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि क्वांट टैक्स प्लान अच्छी स्कीम है। इसका मतलब ये है कि लास्ट 1 ईयर क्वांट टैक्स प्लान इतना नीचे गया था कि वो इतना ऊपर आ पाया है। अगर आप बाकी स्कीम्स देखेंगे, जैसे मेरा सेट 42% ऊपर आया है, IDFC 41% ऊपर आया है, हमारा एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है वो 27% ऊपर आया है। बट इसकी खासियत ये है कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी नेगेटिव भी नहीं गया लास्ट ईयर जब इतना मार्केट क्रैश हुआ था। 10 ईयर पीरियड के लिए नेगेटिव नहीं गया, 5 ईयर पीरियड के लिए नेगेटिव नहीं गया। इनफैक्ट किसी ने 2017 में भी अगर एक्सिस में इन्वेस्ट किया था, उसका 3 ईयर पीरियड के लिए भी रिटर्न नेगेटिव नहीं गया जब लास्ट ईयर मार्केट क्रैश हुआ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सिर्फ लास्ट ईयर या रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपनी स्कीम चूज ना करें। तो आपने अब सारी रैंकिंग्स तो देख ली। हो सकता है आपने किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा हो जो मेरी रैंकिंग में येलो बैंड में आ रही थी या फिर इवन वर्स ऑरेंज बैंड में आ रही थी। तो आप टेंशन में आ जाएंगे कि मैं क्या करूं। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, जो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन देख के, आपके गोल्स, आपके रिस्क समझ के आपको एक उससे वे आउट बता सके कि आप क्या कर सकते हैं इन स्कीम से बाहर आने के लिए। या फिर आप हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। ये मैं फाइनेंशियल एडवाइजर से अपनी सर्विस प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं जेन्युइनली आपको इस वीडियो के थ्रू ये नहीं बता सकता कि आपका इन्वेस्टमेंट सही है या गलत है विदाउट जाने की आपने किस टाइम पे स्कीम में इन्वेस्ट किया था, आपके गोल्स क्या है, आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट क्या है। बट इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको मौका मिल सकता है मेरे साथ अपनी पर्सनल फाइनेंस क्वेरीज डिस्कस करने का एक 1-on-1 सेशन। उसके लिए आपको एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आंसर करना है, और वो क्वेश्चन ये है कि ELSS फंड्स में 5 साल में ज़्यादा रिस्क होती है या फिर 10 साल में ज़्यादा रिस्क होती है। तो ये 1-on-1 सेशन जीतने के लिए आपको 3 चीज़ें करनी है। पहला, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में डालें। भले ही और लोगों ने भी अपना आंसर डाल रखा हो, आप अपना आंसर भी ज़रूर लिखें। इनफैक्ट अगर आप रीज़न भी लिख सकते हैं कि कौन से पीरियड में कम रिस्क होती है, दैट्स इवन बेटर। दूसरा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और तीसरा, मैंने एक लिंक दी है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जिसको आप फिल करके अपनी डिटेल्स दे दीजिए ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं। तो मैं आने वाले 31 मार्च तक हर वीक कम से कम 7 लोगों से 1-on-1 सेशन करूंगा, तो काफ़ी चांसेस है आपका नंबर आ जाएगा। तो अपनी डिटेल्स ज़रूर सबमिट करिए। और एक बहुत छोटी सी बात, ये वीडियो बनाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी रिसर्च करी। इससे आपको थोड़ा भी फ़ायदा हुआ, थोड़ी भी इंसाइट्स मिली है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दबाएं और अपने और भी दोस्तों से ये वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग भी इस तरह की इंसाइट्स जान पाए, वो लोग भी अच्छी स्कीम में अपना पैसा डाल पाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और भी वीडियोस बनाऊं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, थीमेटिक, वैल्यू फंड, आप हर एक कैटेगरी के अच्छे फंड जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे अपनी रिसर्च शेयर करूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।